वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी के शानदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज से अपना आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोगों का सफ़र जारी है वैसे ही आज भी आप लोगों की क्लास रहेगी। आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और चीज़ों के साथ में सीखते और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आज मैंने कोई टॉपिक नहीं रखा है बिकॉज ऑफ आज रिपब्लिक डे भी है, तो आज मैंने आप लोगों के सामने जो रखा है वो लाइव एग्ज़ाम ही रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग देखना और पढ़ना शुरू करेंगे और देखते हैं बढ़िया से तो क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, दिन भर चढ़े 2.5 कोस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो सभी लोग अपना अपना आंसर मुझे करते जाइएगा। इसका मतलब क्या होगा? काम के अनुसार फल की प्राप्ति, समय से अधिक लगना लेकिन काम थोड़ा होना, डींगे मारने वाला काम नहीं करते, सामर्थ्य के अनुसार काम करना। तो राइट आंसर होगा बी, समय अधिक लगना लेकिन काम बहुत कम हो पाना। घोंसले का बहुवचन क्या होगा? घोंसलों, घोंसली, घोंसला, घोंसले। घोंसलों होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदी नहीं है, अदरवाइज इसको भी हम जाते घोंसलों होगा। अगला, इसमें क्या होगा? एक वृंदावन मोतियों से जड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा एक थाल मोतियों से जड़ा। देखिए एक थाल मोतियों से जड़ा, शायद हम बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों ने इसकी कविता भी सुनी होगी। एक थाल मोतियों से जड़ा एक पहेली के रूप में भी अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकाश, क्योंकि आकाश में क्या होते हैं? बहुत सारे सितारे देखने को आपको मिलते हैं, है ना। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कोई भी जो हम लोगों की हिंदी में रचनाएं जाती हैं वो दो प्रकार की जाती हैं, एक तो साहित्य पुरस्कार जाते हैं और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जाते हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार, ये कैसी रचना है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगेगा? देखो हम लोग बोलते हैं ये या नहीं बोलते, हे भगवती माँ हमारी प्रार्थनाएं सुन लीजिए, तो भगवती इज द राइट आंसर। प्लूटो पत्तेवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? प्लूटो कैसे दार्शनिक थे? पत्तेवादी या आत्मवादी? यहाँ पे हाँ मैंने थोड़ा सा दार्शनिक होगा, ये ए वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर है। दार्शनिक पूरा वो लिखना है ना, इसलिए। पुनः जागरण को सही रूप में कैसे लिखते हैं? तो पुनः जागरण, राव ऊपर चला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पुनः जागरण। इस ग्रंथ में इतिहास की दृष्टि में, एक बार ऑप्शन में थोड़ा दृष्टि सही कर दूँ, वो उसने हिंदी में टाइपिंग में ऐसा ले लेता है वो अपने आप। इतिहास की दृष्टि से रचना माना गया है, दृष्टि से, ठीक है ना। चलिए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? सर विशेषण, ठीक है ना। और अगर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पे क्या आएगा? क्रिया विशेषण। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में नहीं, तो देखो अब सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो सर शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है और एक उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार में आपके यमक, श्लेष, आप लोगों का अनुप्रास अलंकार, ये सब आते हैं। बाकी जो जाते हैं वो अर्थालंकार में जाते हैं। तो उपमा अलंकार कैसा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी आपके अर्थालंकार होंगे, अर्थालंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? सा और सी। अगर सा या सी शब्द आता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उपमा। किस शब्द में बहुवचन रचनाएं हैं? देखो रचनाएं किसका बहुवचन होगा आपको ये बताना है। तो रचनाएं किसका बहुवचन होगा? रचना का, रचना का। निष्कपट उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताइए, निष्कपट उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये किस लेखक की रचना होगी? राजी सेठ जी की। इसकी? राजी सेठ। अगला, पुराने चावल, इसका अर्थ क्या होता है?
को यार तुम तो बहुत पुराने चावल हो, तुम तो बहुत पुराने चावल हो, इसको क्या बोलते हैं? पुराने चावल का मतलब क्या होता है? आप तो बहुत ही पुराने चावल हो, मतलब आपको अधिक अनुभव है, अनुभवी। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था नवाब राय और धनपत राय, ये किसका नाम है? सर प्रेमचंद जी का। तो इसी तरह से अंचल किसका उपनाम होगा? बताइए। रामेश्वर शुक्ल जी का अंचल। अरण्य शब्द का समानार्थी कौन होगा? देखो अरण्य का मतलब क्या होता है? सर वन, जंगल। अरण्य में गए हैं वो, वन में गए हैं वो, या जंगल में गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? सदन। ठीक है ना, सदन। अगला, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें ज़्यादा क्या होगा, ये आपको बताना है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें ज़्यादा क्या है? ज़्यादा संज्ञा है क्या, ज़्यादा सर्वनाम है क्या, या ज़्यादा क्रिया है, या आप लोगों को बताना है ये क्रिया विशेषण है? तो ज़्यादा क्या होगा? तो ज़्यादा क्या है? ज़्यादा ही क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी। गोष्ठी करना मतलब सभाएं करना। स्तुति का मतलब अपोजिट क्या होगा? रही, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं आपको बहुत नमन करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत तारीफ करता हूँ, तो स्तुति का अपोजिट क्या होगा? निंदा करना। ठीक है ना, निंदा। अगला, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? केहरी मतलब शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है कि केहरी शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? केसरी, केसरी बनेगा। जिसका खाए उसका गाना, जिससे लाभ हो उसी की तारीफ करनी पड़ती है। जिसका खाना उसका खाना। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे। जिसका जो काम होता है वो उसी को अच्छे से कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे। जैसे जिसका जो काम होता है वो उसी को करना चाहिए। जिस तन लागे वो तन जाने, देखो जिस तन लागे वो जन लाले, मतलब जब आपको कष्ट होंगे ना तभी आपको समझ में आएगी बात। जब तक आपने चीज़ देखी नहीं है तब वो समझ में नहीं आने वाली बात। जाए लाख रहे साख, धन भले ही चली जाए लेकिन इज्जत बचनी चाहिए। जाए, धन भले ही चली जाए लेकिन इज्जत बचनी चाहिए। जाए लाख रहे साख। मक्खी का तत्सम क्या होगा? बताइए। मक्खी का तत्सम होता क्या है? मच्छी का। मक्खी का तत्सम क्या होगा? मच्छी का। मत्स्य होता है मछली का। बैंत का तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द का मतलब आप लोग समझते हैं। तत्सम शब्द का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत शब्द। तत्सम मैंने 4 तरह के शब्द सिखाए ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैंने ये 4 शब्द आप लोगों को सिखाए हैं, हाँ है ना? हाँ सर। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? शुद्ध संस्कृत शब्द। तद्भव क्या होते हैं? अशुद्ध संस्कृत शब्द। अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि गलत, जो आज की डेट का हिंदी का जो रूप है। जैसे मान लीजिए दुग्ध हम बोलते हैं पहले, आज की डेट में उसे दूध बोलते हैं। पहले हम स्वर्ण बोलते थे, आज की डेट में उसे सोना बोलते हैं। ठीक है।
देशज शब्द क्या होते हैं? जो स्थानीय भाषा के होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता। विदेश शब्द जो दूसरी अन्य भाषा के शब्द हैं, ऐसे बोलिए, विदेशी भाषा के नहीं, अन्य भाषा के। जैसे आप बोल सकते हैं कार, स्टेशन, है ना, ये विदेशज है। तो बैंत का क्या होगा? बैंत होगा। प्रिया का तत्सम क्या होगा? प्रिया का क्या होगा? प्रिया। गाना था ना, पिया पिया ऐसे करके कुछ था। पोखर का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए, पोखर का तत्सम शब्द क्या होगा? पुष्कर। पोखर का तत्सम क्या होगा? पुष्कर। प्रण का तत्सम शब्द क्या होगा? प्रण मतलब पत्र, पत्र होगा। ठीक है। जामुन का तत्सम शब्द क्या होगा? जाम्बून। ये जामुन का होगा, क्या होगा? जाम्बून। अगला, आलोक का अपोजिट क्या होगा? आलोक का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, मतलब रोशनी, मतलब लाइट। तो अगर आलोक का मतलब प्रकाश मतलब रोशनी मतलब लाइट होता है, तो आप लोगों को ये बताना है आलोक का अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताइए, अब तो बताना आसान होगा। सर आलोक का मतलब अगर रोशनी मतलब लाइट होता है, तो आलोक का अपोजिट क्या होगा? सर अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश का अपोजिट अंधकार। अगला, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। कनिष्ठ। स्थावर का क्या होगा? स्थावर जो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं स्थावर, जो स्थिर रहता है। चेतन, है ना, क्या होगा? चेतन, 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 चंचल नहीं, चेतन। गमन का क्या होगा? आगमन। गमन का क्या होगा बेटा? आगमन। अगला, मौन का विलोम क्या होगा? मौन का अपोजिट क्या होगा? मुखर। मौन मतलब जो चुप रहता है, ज़्यादा दुनियादारी ये नहीं रखना, ज़्यादा बातें नहीं करना। मौन का अपोजिट क्या होगा? मुखर। रिक्त स्थान भरने हैं। संपन्न व्यक्ति फिंदा ब्लैंक की व्यथा नहीं जान सकता। बताइए, विपन्न की व्यवस्था नहीं जान सकता। ये जो रेखांकित शब्द है, मतलब ये मैंने कॉमा में कर दिया है, मैंने लाइन भी कर दी। अभिज्ञ का अपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। अभिज्ञ का अपोजिट क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। चलिए, विस्तार का विलोम क्या होगा? देखो, लघु का होता है गुरु, चीज़ों को ध्यान रखना। छोटा का होता है बड़ा, सूक्ष्म का होता है स्थूल, संक्षेप का होता है विस्तार। क्या होगा? संक्षेप का होगा विस्तार। संक्षेप इज द राइट आंसर। संक्षेप का बनेगा। क्लियर है सबको? आई होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट जैसी स्थिति नहीं होगी, सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, गरिमा का विलोम क्या होगा? बताइए। लागिमा। गरिमा बनाए रखना और गरिमा ना बनाए रखना मतलब लागिमा, यानी कि लांग जाना। बोलते हैं ना धैर्य लांग जाए, तो उसके लिए बोलते हैं, तो लागिमा। मौखिक का विलोम क्या होगा? बताइए। मौखिक का विलोम होगा लिखित। मौखिक है, ये लिखित है। ज्यादा जोगी मठ उठार, वो मठ उजाड़, इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जरूरत से ज्यादा नेतृत्व से काम बिगड़ जाते हैं, है ना। जरूरत से ज्यादा नेतृत्व से क्या होता है? काम बिगड़ जाते हैं। जहां चाहा वहां रहा। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आपके रास्ते काम करने के निकल ही आएंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो
आपके रास्ते काम करने के निकल ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ 4 बासन होंगे वहाँ आपस में खटकेंगे ही, मतलब अधिकारी संबंधी होने से पर उसके पद का अनुचित लाभ उठाना, सामर्थ्यवान के दोष अथवा अपराध भी अक्षम्य है। सारी बात है वैसे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। निर्बल की 100 चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफ़ी होती है, 100 सुनार की एक लोहार की, तो उसका मतलब होगा जहाँ कई व्यक्ति होंगे वहाँ झगड़ा होना स्वाभाविक है, सही बात है, क्योंकि लोगों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलेगी। एक सीधी सी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ 4 बासन होंगे वहाँ खटकेंगे ही, कभी भी लोगों की सोच एक दूसरे से मिलने वाली नहीं होती है। जहाँ गुण होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी ही होंगी, इसका मतलब क्या होगा, आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं हैं। जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ भीड़ भागेगी ही भागेगी, ठीक है ना। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी ही होंगी, जहाँ आकर्षण होगा वहाँ भीड़ भागेगी ही भागेगी। जर है तो नर नहीं तो खंडर, इसका मतलब क्या होगा, जर है तो नर नहीं तो खंडर। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, बार बार सुनते सुनते तंग आ जाना। गुणी व्यक्ति के गुण प्रकट हो ही जाते हैं, सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं, मतलब क्या होगा, जर है तो नर नहीं तो खंडर। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, अदरवाइज नहीं होती है। दाल में नमक और सच में झूठ, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा थोड़ा दूर तो चली जाता है, ठीक है ना। 10 की लाठी 1 का बोझ, इसका मतलब होता है सहयोग की भावना से काम करना। दाम संवारे सभी काम, मतलब इसका मतलब होगा पैसा सब काम करता है, दाम संवारे कई काम। दाने दाने पे मोहर, दाने दाने पे मोहर, बताइए। देखो, दाने दाने पे मोहर होती है, मतलब खाने खाने पे, खाने वाले में खाने 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 में खाने खाने का नाम लिखा होता है। दाने दाने पे मोहर होती है, हर व्यक्ति का अपना एक भाग्य होता है, ठीक है। दादा कहने से बनिया गुण देता है, दादा कहने से बढ़िया गुण देता है। मतलब मीठी भाषा से काम चल जाता है, मतलब आप प्रेम से बोलेंगे किसी से, अगर किसी से प्रेम से बोल दो तो काम जल्दी हो जाता है, लड़ाई झगड़े करने से कोई मतलब है नहीं। ऐसे हम लोगों को हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते भी हैं कि बेटा किसी काम को लड़ाई झगड़े से अच्छा है आप उससे थोड़ा प्रेम से बात कर लो, तो मामला क्या होगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। दाग लगाए लंगोटिया यार, मतलब अपनों से ही आदमी धोखा खाता है। दाग लगाए लंगोटिया यार, अपने से ही आदमी क्या खाता है, धोखा खाता है, ठीक है। चलिए, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या। अच्छा देखो, मस्जिद में किसी बात का कोई डर नहीं होता कि चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ है ही नहीं मस्जिद में, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे हानि का भी क्या डर होता है, उसे हानि का भी कोई डर वहाँ पे होता नहीं है। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या। चलिए बढ़े आगे। दमाने पे चींटी भी चोट करती है, प्रताड़ित होने पे छोटा व्यक्ति भी बदला लेता है, दबाने पे चींटी भी चोट करती है। दोनों हाथों में लड्डू होना, देखो दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब क्या होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होना, अरे पैसे ही पैसा होगा, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हो गए, दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होना, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ होना। दूर के ढोल सुहावने, इसका मतलब क्या होता है,
दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है ना। वास्तविकता से दूर भी आप बोल सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, दूसरे की थाली में नहीं, ये बोलते हैं ना, दूसरे की साइड घास हमेशा ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा बोला भी जाता है। यानी कि अपनी साइड हमेशा घास कम दिखती है, यानी कि दूसरे की थाली में हमेशा ज़्यादा दिखता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बताइए, एक बार अगर नुकसान हो गया तो जीवन भर के लिए क्या आप सचेत हो जाएंगे। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? भावना अलंकार। ये मैंने पहले भी उस दिन बताया था, और अलंकार मैंने एक बार पढ़ा रखे हैं। अलंकार की मैंने टोटल कितनी क्लास ली है? 3। आप एक बार देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, जहाँ उपमेय में ये होता है कि अनेक उपमान हो सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमान हो सकते हैं। देखो यमक तो होगा नहीं। यमक का मतलब क्या होता है? जितने शब्द उतने अर्थ, है ना। शब्द और अर्थ बराबर होते हैं। भ्रांतिमान नहीं होगा। भ्रांतिमान में आप अज्ञानतावश किसी चीज़ पे शक करते हो, लेकिन अज्ञानता दूर हो जाती है, शक खत्म हो जाता है। यहाँ पे अपनी समझ पे शक होता है आपको। सही जगह क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर। भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत, समान भारत, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अन्वय अलंकार। आपको याद होगा जब मैंने अलंकार की टोटल 3 क्लास ली हैं, कितनी? मैं देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 क्लास हुई हैं अलंकार की। मैंने आपको बताया था जब अन्वय अलंकार का होता है जब आप खुद को खुद के समान ही बता देते हो। राम से राम, सिया सी सिया, यानी कि राम के जैसे राम है, सिया जैसी सिया है, तो अन्वय अलंकार वहाँ पे बनता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब है अगर पूत, अगर यानी कि अगर बेटा जो है वो कपूत है तो हमें पैसा संचय करने की आवश्यकता है, वो बेकार है, उसे किसी काम का नहीं हो, तो अय्याशी में बिगाड़ देगा, है ना। और पूत अगर सबूत है तो अभी हमें धन संचय की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो खुद ही इतना लायक होगा कि अपने दम पे कमा लेगा। तो उसमें कैसा अलंकार होगा ये आपको बताना है। लाटा होगा, छेका होगा, वत्या होगा, या अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। छेका है, लाटा है, वत्या है, या अंत्यानुप्रास है? अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, चलिए अगला। इनमें से कौन सा अगर अलंकार के सभी, आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार अलंकार की सभी क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा। कहाँ पे है मेरी? उसमें पड़ी होगी, किसमें? प्ले लिस्ट में, महिंद्रा की भी आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके हिंदी की में, या आप लोग इसी पे भी जा सकते हैं कि लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की प्ले लिस्ट होगी, तो उसमें भी आपको दिख जाएगी हिंदी की क्लास। तो उसमें आप एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, तो आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये हमारा कारण था और ये सही जवाब था। ठीक है, चलिए। इसमें से कौन से वाच्य के भेद हैं? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, वाच्यवाच्य। देखिए मैंने आपको वाच्य पढ़ाए थे। वाच्य पे किसका फर्क पड़ता है कि जो क्रिया के भेद को बताते हैं वो वाच्य होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। वाच्य किससे फर्क डालते हैं? देखो मैं अभी बता भी रहा था आप लोगों क्रियाओं पे। लिंक पे जो लिंक से बने होते हैं ना, लिंक किसका बना होता है? संज्ञा का, वो संज्ञा का होता है। लेकिन बाकी सब किसके होते हैं? क्रियाओं के होते हैं, वाच्य वगैरह। अच्छा, कृतवाच्य क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, वाच्य 3 प्रकार के थे। मैं एक बार पीछे बताता हूँ, जिससे इस पर जब हम आएंगे ना तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक था हमारा कृतवाच्य, एक था हमारा कर्मवाच्य, और एक था हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जैसे राम दूध पीता है, इसमें प्रधान कौन है? सर राम। अब मैं यहाँ पे बोलूँ दूध राम द्वारा पिया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें कौन होगा प्रधान? सर इसमें कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की। ठीक है, तो अगर कर्म प्रधान होगा तो कर्तवाच्य हो, वो कर्मवाच्य होगा। और एक और बात, इसमें से या द्वारा शब्द आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? से या द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुझसे भागा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, वो भाववाच्य होता है। ठीक है ना। चलिए, कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता। जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य होगा। वाच्य कितने भेद हैं? सर 3, 4 पे टिक कर रहा हूँ, 3 खोल रहा हूँ। देखो,
कौन कौन सी थी? कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है कि मुझसे भागा नहीं जा रहा, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे नहाया नहीं जा रहा, मुझसे रोया नहीं जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझसे पिया नहीं जा रहा, वॉट कुछ भी। ठीक है, चलिए। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्ता के अनुसार होता है तो सर कृतवाच्य, वो कृतवाच्य होता है कदम बाद, और कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य होगा। सोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, अब ये तो नॉर्मल ही है, तो ये कर्मवाच्य नहीं कृतवाच्य है। अगर डंडे से सोहन द्वारा मोहन को पीटा गया होता, डंडे से सोहन द्वारा, तो इसमें कर्म प्रधान हो जाता, तो कर्मवाच्य हो जाता। राहुल धीरे धीरे चलता है, सर ये भी क्या है? ये भी कर्मवाच्य, वो कृतवाच्य, कृतवाच्य कर्ता ही प्रधान है इसमें। सोनार गहने में आता है, सर ये भी कृतवाच्य, कर्ता ही प्रधान है इसमें, सोनार गहने में आता है। अगर मैं ये बोलूँ गहने सोनार के द्वारा बताए जाते हैं तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होगी तो वो क्या होगा? अब वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब बी और सी दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हो गए और तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो आप कर्मवाच्य पे टिक कर सकते हो, कर्मवाच्य होगा। ठीक है। जिस क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, अब देखो अगर क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलेगा तो वो कैसा वाच्य होगा, ये आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? सर कर्म वाले में किसकी प्रधानता होती है? आप लोग मुझे बताओ, कर्म वाले में किसकी प्रधानता होती है? सर कर्म वाले में हमारा जो प्रधान आदमी होगा वो कौन होगा? कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी। अगला, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? से या द्वारा से होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या आता है? से या द्वारा। ठीक है। अगला, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, शिकारी द्वारा किया जाता है ना, तो से या द्वारा आ रहा है, मतलब ये कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है ना। से या द्वारा शब्द आ जाए और वो शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। तो राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो सर जहाँ पे द्वारा या से आ जाए तो वो कर्मवाच्य है आपका। बात करो, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चलो खाया जाए, चलो 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 खा लेते हैं भाई। भाई ऐसा आपने कब सुना है? ये कौन सा वाच्य होगा? चलो खाया जाए, तो ये आपका भाववाच्य होगा। चलो खा लें, भाववाच्य। दीपक ने गाना गाया, ये तो नॉर्मल है, दीपक ने गाना गाया नॉर्मल है, ये तो सैयद द्वारा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो दीपक ने गाना गाया है तो मतलब ये आपका कैसा वाच्य होगा? सर ये हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा, ये हमारा कर्तवाच्य होगा, कर्ता इसमें प्रधान है। ठीक है, चलिए। अमित से दौड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, ये मैंने बताया था, ये कैसे वाच्य होते हैं? सर भाववाच्य होते हैं। देखो आप लोगों का लाइव एग्जाम में इससे ये फायदा होता है कि आप लोगों का एक बार सब जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, वैसे तो भाई सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को महिंद्रा के महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ सारे के सारे। तो महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्या होंगे? बढ़िया से मिल जाएंगे, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे सब मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी लाइव एग्जाम का इसका फ़ायदा ही होता है, सारे टॉपिक एक बार आँख के सामने से गुजर चुके होते हैं ना, तो एक आइडिया हो जाता है, अच्छा यार ये भी था, हाँ ये हम लोगों ने पढ़ने से रह गया या हमें ये याद नहीं रहा, हमें मिस हो गया, तो एक बढ़िया से एक आइडिया दिमाग को बैठ जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या था? राहुल ने कपड़े बांटे, इसका क्या होगा? राहुल, अब देखो इसका आपको कर्मवाच्य से मैं बदलना है, कर्मवाच्य में, तो कपड़े राहुल द्वारा बंटवाए गए, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। ठीक है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। उसने भोजन कर लिया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है, मतलब इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो उसने भोजन कर लिया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, नेगेटिव नहीं आएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, भाववाच्य में बदलना है, क्या बनेगा? सोचो। देखो एक सेकंड समझना, भाववाच्य में क्या होता है? मुझ पर भागा नहीं जा रहा, मुझ पर दौड़ा नहीं जा सकता, मुझ पर खेला नहीं जा सकता सुनाओ अपने मेरी सेंटेंस नहीं ध्यान रखिएगा। मुझ पर भागा नहीं जा सकता, मुझ पर दौड़ा नहीं जा सकता, मुझ पर उठा नहीं जा सकता, मुझ पर सोया नहीं जा सकता नहीं कर सकता। चोट लगने के कारण उस पर चला नहीं जा सका, बी ऑप्शन। मैं दौड़ नहीं सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना, सकता। अरे ध्यान रखने वाली चीज़ है। रीता सो भी नहीं सकती, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए।
जीता है, सोया भी नहीं जाता। देखो मैं बोलूँ तो मुझ पे ये करा नहीं जा सकता, और आपके लिए बोलूँ तो आप पे ही नहीं किया जाता। ठीक है ना, बहुत आसान है नॉर्मली सेंटेंस में। भाववाच्य क्या है, मुझ पे ये किया नहीं जा सकता, मुझ पे खाया नहीं जा सकता, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। तुम तो सो भी नहीं सकते, तुम पे भागा नहीं जा सकता, तुम पे ये नहीं किया जाता, तो वो भाववाच्य। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा गमन लिखा गया, इस वाक्य को कर्तवाच्य में गमन लगा है। इसमें कौन बताऊंगा, कर्ता बताऊंगा। प्रेमचंद जी ने गमन लिखा था, ठीक है ना, प्रेमचंद ने गमन लिखा, खत्म बात। राकेश से रोया नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तवाच्य में बदलना है, कर्ता की प्रधानता होती है। राकेश से रोया नहीं जाता, राकेश रोने के लिए उत्सुक है, राकेश द्वारा रोया जाता है, राकेश नहीं रोता है, राकेश नहीं रोता है। अब राकेश द्वारा रोया जाता है तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। वैसे भी नहीं वाला सेंटेंस है तो नहीं का नहीं भी देगा। वह नित्य देख रहा है, इस आधार पे कौन सा वाच्य है ये, तो ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, कर्तवाच्य है, कर्ता प्रधान है। नित्य उसके द्वारा देखा जा रहा है, कर्म प्रधान होगा। वह नित्य भी नहीं देख सकता, भाव प्रधान हो जाएगा। उससे खाया भी नहीं जाता, तो ये क्या है, भाव प्रधान है ना। उस तपस्वी से लंबे थे देवदर दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, अनुप्रास, प्रतीक, रूपक या यमक। देखो यमक अलंकार तो है नहीं, क्यों नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, बताइए। अनुप्रास अलंकार भी नहीं है, तो कौन सा अलंकार इसमें देखने को आपको लग रहा है कि कौन सा होगा। क्या वो पतिव अलंकार होगा, क्या वो रूपक अलंकार होगा, ये मुझे जल्दी से सोच के बता देना, क्या लग रहा है कौन सा अलंकार होगा। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा अगर किसी का भी कोई भी जवाब नहीं आएगा तो, है ना। बहुत सारे लोग अब इसमें जो आंसर कर रहे होंगे वो अपने अपने हिसाब से कर रहे होंगे। कुछ लोग पतिव अलंकार कर रहे होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग रूपक अलंकार कर रहे होंगे। देखो मैंने दो ऑप्शन हटा दिए हैं बस। हाँ सब लोग सही हैं, सही जवाब क्या होगा, पतिव अलंकार होगा। ठीक है ना, दो ऑप्शन हटाने के बाद थोड़ा सा मुझे पता है ना इस क्वेश्चन पे वेट करोगे आप लोग, सोचोगे। बिनु पद चले सुने बुन काना, कर बुन कर्म करे विधि नाना, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कोई काम किसी के बिना हो सकता है, विभावना अलंकार होगा। वो बिना कान के सुन सकता है, वो बिना पैर के चल सकता है, और बिना हाथ के काम कर सकता है। तो ये जहाँ उपमेय को निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय को निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है। देखो उपमेय को निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, मतलब एक तरह से जहाँ पे आप लोगों का उपमेय को निषेध करके कि आप ऐसे नहीं हैं, आप इसके समान हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार रहता है, उपमा अलंकार। ठीक है ना, कि समान सी, ये सब चीज़ों के लिए उसने पूछा है। किस पंक्ति में अपरहित अलंकार है, इसमें से किसमें अपरहित अलंकार होगा। यह चित्र नहीं मुख है, ये नहीं है, मना कर रहा है वो, ये है। तो जहाँ पे मैं बोलूँ ये नहीं है, ये है, तो वहाँ पे अपरहित होता है। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है इसमें से। आप लोगों को मैंने शब्द अलंकार में पढ़ाया है, ये उपमा को अर्थालंकार में मैंने पढ़ाया था, अर्था, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना। अर्थालंकार में मैंने पढ़ाया था, अलंकार की 3 क्लासेस हुई हैं, एक बार देख लीजिएगा। चरर मरर खुल गए अरर, तो ये कैसा अलंकार है, तो आप लोगों को पता समझ में आ रहा होगा, शुत्या अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो कौन सा बात है, शुत्या, सुनने में पीछे वाले वर्ड एक जैसे लगते हैं। बड़े हुए जो गुणन बिनन बिद बढ़ाई पाए, करत धूरत सो कनन, गहरो गड़ो न जाए। देखो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कि कनन, यहाँ पे जो कनन मतलब सोने के बिना गहना गढ़ा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से जब तक आप अपने बुराइयों को नहीं हटाएंगे, चीज़ें सही हो नहीं सकती आपके जीवन में। तो इसमें कौन सा अलंकार आपको लग रहा है कौन सा होगा। इसमें चीज़ों के साथ में अर्थ छुपे हुए हैं, अर्थानुप्रास है, अर्था। ठीक है, चरण कमल बंधु हृदय, इसमें कौन सा अलंकार होगा। देखिए मतलब आपके चरण कमल के समान है, तो यहाँ पे समानता नहीं दिखाई है ना, आपके चरण को ही कमल बता दिया है, तो रूपक अलंकार होगा। अगर समानता दिखाते तो उपमा अलंकार होता। कनन कननते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बहराए जग वाह पाए बहराए,
यानी कि अगर आपको सोना मिल जाता है तो भी आप का जो बुद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है ना, इंसान के सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। और अगर इंसान को धतूरा मिल जाता है, धतूरा खा ले कोई इंसान, तो अभी उसके इंसान के सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, तो अभी ख़त्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर एक ही शब्द अगर 2 बार आया तो उसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला भारांतर का अर्थ हिंदी में क्या होगा। भारांतर, भारांतर यानी कि बाहर और अंदर दोनों ओर। भारांतर मतलब बाहर और अंदर जो दोनों ओर, उसे भारांतर कहते हैं। बाल्यात्सप्रहरण बहुत लंबा नाम है, इसका मतलब क्या होगा। बाल्यात्य सत्याहरण यानी कि सत्ता को लूट लेना, बलपूर्वक सत्ता को छीन लेना। यानी कि मैंने बल दिखाया और आपका सामान छीन लिया, बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन भैया बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। कई राजा महाराजाओं ने भी ऐसा करा है इतिहास में, जो देखने को जगह मिलता है। फलाहारी, केवल फल खाने वाला, कभी कभी फल खाने वाला, जो फलाहार से उचित मानता हो। फलाहार, फलाहारी जो केवल फल खाते रहने वाला, ठीक है ना, कभी कभी फल खाने वाला या सभी, क्यों केवल फल खाने वाला, जो केवल फल खाता है ना उसे फलाहारी कहते हैं। फलाहार कर रहे हैं, केवल फल खा रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। पेप्सु, प्राप्त करने का इच्छुक, इच्छा या बर्तन। तो प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है उसे पेप्सु कहते हैं, इच्छा नहीं, इच्छा पेप्सु नहीं कहलाती है, ठीक है ना। इच्छा तो मैं इस प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ, साफ साफ बोला जाता है। पेप्सु का मतलब क्या होता है, इच्छुक, मैं इसको प्राप्त करने का क्या हूँ, मैं इसको चीज़ को प्राप्त करने का इच्छुक हूँ, मैं पेप्सु हूँ। इच्छुक को बोलते हैं क्या, पेप्सु। ठीक है, चलिए अगला प्राप्त साधन मतलब अकर्मण्य और निराशुक होने वाली अवस्था, नए मकान में रहने पूर्व किया जाने वाला भोज, प्राप्त साधन। मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट। प्राप्त साधन मतलब अकर्ण्य और निष्ठा होने की अवस्था, जब आप एक्टिव और डिएक्टिव हो जाते हो ना, खत्म हो जाते हो तब। प्राणाबाध, प्राण जाने की आकांक्षा, प्राण बच जाने की आकांक्षा, पूर्ण स्वस्थ होने प्राप्ति की आकांक्षा, इनमें से कोई नहीं। प्राण बाधा चल रही है आप पे, बोलते हैं प्राण बाधा चल रही है आप पे गुरुजी, अच्छा तो हमारे प्राण जा सकते हैं, प्राण बाधा चल रही है बेटा। तो जहाँ पे प्राण जाने की उम्मीद होती है, मतलब हो सकता है कि आपके प्राण चले जाएं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो उसे बोलते हैं प्राण बाधा। प्रगतिहासिक मतलब क्या होगा, प्रगतिहासिक सद्भावना के विकास का इतिहास, आदिमान की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का, लिखित इतिहास के पहले का। ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है, मतलब बहुत ही पुरानी बात है। प्रगतिहासिक है, सभ्यता के विकास का इतिहास है, प्रगतिहासिक है, ठीक है ना। प्रगतिहासिक सभ्यता के विकास का इतिहास, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैं पहले का बोलता, लिखित इतिहास के पहले का, प्रगतिहासिक, है ना। जहाँ तक पहुँचा नहीं गया हम इसी भी बोल देते, लेकिन अब दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए प्राकृतिभूत मतलब जो प्राकृतिक अवस्था में हो, प्रकृतिभूत अवस्था यानी कि जो आपकी प्राकृतिक अवस्था में जो कोई चीज़ मिलती है ना, जैसे बोलते हैं ये तो हमारी प्रकृतिभूत अवस्था में है, मतलब प्राकृतिक अवस्था में किसी चीज़ की प्राप्ति होना या कोई चीज़ प्राकृतिक अवस्था में होना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकृतिभूत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी ढपली अपना अपना नाग, अपनी अपनी ढपली लेके अपना अपना गाना गाना शुरू हो गए। अपने अपने ढंग से काम करना, विचारों में भिन्नता होना, अपनी ढपली, देखो विचारों में भिन्नता होना भी एक बात सही है, लेकिन अपने अपने ढंग से काम करना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अपने अपने ढंग से काम करना और विचारों में भिन्नता होना, दोनों ही अब ये काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, है ना। ये दोनों ऑप्शन काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। तो अपनी अपनी ढपली अपना 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 अपने अपने ढंग से काम करना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना, हर कोई अपने अपने ढंग से काम कर रहा है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। अगर ये नहीं होता तो मैं डी ऑप्शन लगाता, कहीं कहीं भी एक जैसे ऑप्शन भी आपको देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी पड़ जाती है, बस ये एक छोटी सी कमी हो जाती है कहीं कहीं। नेकी और पूछ पूछ, नेकी करने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं होती, नेकी पूछ पूछ के करनी चाहिए, सोच समझ के करने के साथ नेकी करनी चाहिए। तो नेकी करने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये है, मतलब आप कुछ अच्छा काम करने वाले हो, आप मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। फारसी पढ़े लोगों को पाए तेल बेचना पड़ता है, ऐसा नहीं है पढ़े लिखेंगे तो तेल बेचेंगे। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भ्रष्टाचार निम्नलिखित का काम करना, सी ऑप्शन सही जवाब है। देखो बेकार रहना एक अलग बात है, लेकिन योग्यता होते हुए भी आप चपरासी का काम कर रहे हैं, आप कहने को आप PhD हैं, तो ये इसका मतलब होता है पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मतलब अनपढ़ इंसान तो राज कर रहा है, जो कम पढ़ा लिखा है वो तो राज कर रहा है, और जो पढ़ा लिखा है
वो क्या कर रहा है, वो चाकरी कर रहा है। तो बड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। अब गमन का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म हो जाने के बाद। हिंदी की डेली क्लास का टाइम कितने बजे है, 3 बजे है। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देना, और बस, और अगेन सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे, और आप लोगों का दिन शुभ हो। बढ़िया से तैयारी करते रहो, खूब लगन से मेहनत करो, खूब खुश रहो, बढ़िया सफल हो, और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू सबको, बाय बाय।